हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का मॉड्यूल डी चल रहा है और उसमें हमारा आखिरी टॉपिक है सोशल जस्टिस। सिलेबस की हम लोग बात करें, यह हमारा ईएसआई का सिलेबस है। फेज 2 का पेपर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग कंप्लीटली कर चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन में हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज बचा है, बाकी हम लोगों ने कर लिया है। इंडियन इकोनॉमी जो कि मॉड्यूल बी है, इसकी बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने फाइनेंस में कवर करी हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हमने करी है, इसके रिफॉर्म्स की हमने बात करी है। एंड देन हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट भी ऑलरेडी कर लिया है। इसमें इंडियन बैंक्स और रिजर्व बैंक का रोल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो 3-4 टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट सिर्फ इतना कि हम लोग उसे डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में कवर कर पाएँ। हम लोग अभी मॉड्यूल डी की बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म हम लोग कर चुके हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में हमने अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन भी कर लिया है। 5th पार्ट में हम लोगों ने जेंडर इशू करा था इसी सीरीज के अंदर, और ये 6th पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग सोशल जस्टिस करेंगे। सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस होता क्या है? सोशल जस्टिस नाम से पता चल रहा है कि सोशली वे में, मतलब सामाजिक तौर पे न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक तौर पे न्याय मिलना है सोशल जस्टिस का मतलब, कि आपको भाई कोई सही से ट्रीट करे, कोई आपके साथ मिसबिहेव ना करे, फालतू की बदतमीजी ना करे, इक्वालिटी मिले, आपको डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े, और आपको किसी चीज की एक्सेस में कोई दिक्कत ना आए। तो यही जब जो फेयरनेस है ना, इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ अंश्योरिंग फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इक्विटी। किस चीज में? इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस विद इन सोसाइटी। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जहां की ऐसी सोसाइटी बनाना कि जहां पर इंडिविजुअल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजियस और इकोनॉमिक स्टेटस, उन्हें बेसिक राइट एंड अपॉर्चुनिटीज का इक्वल एक्सेस मिले। सोशल जस्टिस जो है, ये नॉर्मली इक्वालिटी से बहुत ज्यादा आगे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इक्वालिटी इज नॉट सोशल जस्टिस, इट इज वन ऑफ द पैरामीटर और वन ऑफ द सबसेट ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है? सोशल जस्टिस फोकसेस ऑन सब्सटेंसिव इक्वालिटी। इसका मतलब एडिशनल सपोर्ट देना टू डिसएडवांटेज ग्रुप टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। नॉर्मली इक्वालिटी नहीं, जो आपकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, ताकि वो आपकी बराबरी कर पाए। इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ध्यान रखिएगा, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, so that every individual can live with respect and self worth। सोशल जस्टिस का कोर ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमें दिखता है ना? अभी इस चीज को हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, दूसरा, ये हमारे हिस्टोरिकल इनजस्टिस को भी एड्रेस करता है, जो इनक्वालिटीज है उन्हें भी एड्रेस करता है। तो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट्स राइट बेस्ड एंड वेलफेयर बेस्ड अप्रोचेस। इसमें लीगल प्रोटेक्शन भी दी जाती है विद सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरवेंशन। कैसे दिया जाता है ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। सोशल जस्टिस की डायमेंशन की बात करें, तो सोशल जस्टिस अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, और इसकी 3 मेजर डायमेंशंस है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है? तीनों ही इंटर रिलेटेड है। सोशल डायमेंशन इसकी क्या है? सोशल जस्टिस एंश्योर्स इक्वालिटी इन स्टेटस, डिग्निटी एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज सभी इंडिविजुअल्स के लिए। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट, जेंडर, रीजन या एथनिसिटी के बेस पर, उसे हटाना है सोशल जस्टिस के अंदर, और सोशल इंक्लूजन एंड हार्मनी को प्रमोट करना है। भेदभाव नहीं करना है, सोसाइटी के फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रखने हैं, सबको मिलजुल कर रहना है। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें, तो इनकम का, वेल्थ का, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। कैसे? बाय एंश्योरिंग एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड बेसिक सर्विसेज। इसमें स्टेट का भी रोल होता है, ताकि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर मेजर्स को वो टेक केयर कर पाए, वो एड्रेस कर पाए। स्टेट से यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट से मतलब सरकार। वो केंद्र सरकार को भी यहाँ पे हम लोग स्टेट की तरह रेफर करते हैं, और राज्य सरकारों को भी स्टेट की तरह रेफर किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होता है? पॉलिटिकल डायमेंशन से मतलब होता है कि पॉलिटिकल जस्टिस मिलना, मतलब जो हमारे मार्जिनलाइज सोसाइटीज हैं, जो डिसएडवांटेजेस सोसाइटीज या ग्रुप्स हैं, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन आए इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इंक्लूड्स राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड एक्सेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। It aims to empower marginalized groups by increasing their voice and representation in political institution। तो अगर हम तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके देखें, ये तीनों ही डायमेंशन जो है इंटरकनेक्टेड है।
क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैन लीड टू सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। सोशल जस्टिस अगर हमें चाहिए तो हमें इन तीनों डायमेंशंस को साइमल्टेनियसली एड्रेस करना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सोशल जस्टिस के? तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है। तो ये नहीं कि सिर्फ मेंटेन ऑर्डर कर लिया, बट इन इक्वालिटीज को भी करेक्ट करता है। सोशल जस्टिस जो होगा हमारा, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, जहां पे गवर्नमेंट एक एक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल प्ले करती है। इसमें लिबरलाइज ठीक है, इसमें लिबरलिज्म मतलब राइट्स, सोशलिज्म मतलब इक्विटी, और गांधीयन फिलोसफी मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकेस्ट, ये तीनों चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल जो है वो बोलता है इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो सोशलिस्ट में प्रियम्बल के अंदर ही डाल दिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, वहीं पर सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। It explicitly guarantees justice as social, economic, and political, forming the foundation of all policies. Concept of equality of status and opportunities reinforces inclusive development. The idea of fraternity, it ensures dignity and unity among diverse groups. It acts as guiding philosophy for interpretation of laws and policies aimed at reducing inequality. तो ये हमारे प्रियम्बल के अंदर ही है। यहाँ पे पूरा प्रियम्बल मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, प्रियम्बल के पार्ट्स को बताया है। प्रियम्बल में इंडिया को इस तरह से डिफाइन किया गया, जहाँ पे इंडिया को सोशलिस्ट बोला गया है। प्रियम्बल में जस्टिस दिया जाता है, जो जस्टिस दिया जाता है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फॉर्म का है। प्रियम्बल में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज देने की बात की जाती है ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी का आइडिया है ताकि डिग्निटी और यूनिटी रहे अमंग द डाइवर्स ग्रुप। प्रियम्बल के बाद सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें, दैट इज हमारे फंडामेंटल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। तो फंडामेंटल राइट्स आल्सो प्रोवाइड सोशल जस्टिस। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन चीजों को आप याद करिए। हम लोगों ने माइग्रेशन वाले टॉपिक के नहीं, हम लोगों ने मल्टीकल्चरलिज्म वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा है, जेंडर इश्यूज के अंदर भी पढ़ा है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट एंश्योर्स फॉर्मल इक्वालिटी, मीनिंग ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इट प्रोहिबिट आर्बिट्रेरी एक्शन एंड प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये नहीं कि आप मनगढ़ंत कुछ भी एक्शन लेते रहो किसी के भी अगेंस्ट, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है। अलाउ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इनेबलिंग अफर्मेटिव एक्शन डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज की फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो विच आर्टिकल एक्ट्स एज द फाउंडेशन फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज? आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हमारा सोशल जस्टिस में एक इशू था कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत तो सोसाइटी का, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए इटसेल्फ आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें क्या है? तो जो हमारी स्टेट है, स्टेट से मतलब जो हमारी सरकार है, वो स्पेशल प्रोविजन बनाती है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससीज और एसटीज के लिए। It forms the constitutional basis for reservation in education and welfare schemes, reflects the principle of protective discrimination. तो डिस्क्रिमिनेशन यहां पर भी है इस आर्टिकल के थ्रू, बट वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, वो उन्हें अपलिफ्टमेंट के लिए किया जा रहा है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। तो जो बात थी कि उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उन्हें कुछ एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दी जाएंगी, सो इट इज टॉकिंग अबाउट दोस पॉजिटिविटीज। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें मतलब गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन। इसका ये मतलब नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज लॉन्ग एज दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एज, परसेंटेज, इस तरह के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो लोग ये करते हैं तो उन्हें सिर्फ कास्ट या रिलीजन के नाम पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। It permits reservation for backward classes inadequately represented in services, supports inclusive bureaucracy and governance representation, balances merit with social justice consideration। ठीक है। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब कि अगर अनटचेबिलिटी अभी भी कहीं पर है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ। इसके अंदर कुछ हमारे लॉज आए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आया, और एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आया। It aims at dismantling caste-based exclusion and social stigma. It represents direct attack on social hierarchy। ठीक है, तो ये abolition of untouchability के अंदर था।
आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट मीन्स दैट दे कैन लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। जो भी हमारा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दे ऑल्सो डिजर्व अ लाइफ विद डिग्निटी। उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना उनका काम नहीं है, दे हैव द राइट टू लिबर्टी। और फंडामेंटल राइट का मतलब है कि ये उनका अधिकार है और हम किसी से उनका अधिकार नहीं छीन सकते। आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और आपस में अगर आप लोग कहीं पर भी अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन एंड ऑल, तो वो मत करा करो, क्योंकि दीज प्रोविजंस आर द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हमें होल हार्टेडली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। Expanded by judiciary to include right to livelihood, right to health, right to clean environment and right to education। और ये सोशल जस्टिस एक्सपेंशन का एक डायनामिक टूल है। आर्टिकल 23 और 24 बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या है? इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, टारगेट्स इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन एंड सपोर्ट लेबर वेलफेयर विद ह्यूमन डिग्निटी। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर थे। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के एक फ्रेमवर्क दिया गया है। अब ये जस्टिसिएबल नहीं है, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। मतलब डीपीएसपी जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सरकार को बताती कि आपको किस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए। आर्टिकल 38 इसके अंदर बोलता है सरकार को डायरेक्ट द स्टेट, स्टेट से मतलब सरकार, है ना, कि आपको वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रमोट करना है, आपको इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, आपको इंक्लूसिव और बैलेंस डेवलपमेंट पे काम करना है। तो डीपीएसपी क्या है? सरकार को किस तरह से काम करना है, सरकार को क्या सोचना है, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बताई गई हैं। आर्टिकल 39 इसके अंदर बोलता है एंश्योर्स एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, educate equitable distribution of resources to prevent wealth concentration, promotes equal pay for equal work, protects children and workers from exploitation. So these are the responsibilities of the government as per our constitution. आर्टिकल 39 में ही बाद में अमेंडमेंट हुआ था कुछ, आर्टिकल 39 ए आया था। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो जो सरकारी वकील आपको अगर किसी केस इश्यूज में मिलते हैं, तो फ्री लीगल एड मिलती है। एंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज, क्योंकि जो लोग लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी ने उन्हें गलत केस में फंसा दिया, तो फिर वो एटलीस्ट सरकारी वकील ले सके। स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ विद इक्विटी। फिर आर्टिकल 41 आता है। इसमें आर्टिकल 41 क्या बोलता है? इट रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो आप जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, पब्लिक असिस्टेंस के लिए भेदभाव नहीं करेंगे लोगों में। पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर अनएम्प्लॉयड, एज्ड एंड डिसेबल्ड पर्सन। इट फॉर्म द बेसिस फॉर वेलफेयर स्कीम, जैसे कि पेंशन या एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसका बेसिस यहीं से बनता है। फिर आर्टिकल 42 होता है जो कि बोलता है कि एटलीस्ट ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, जेंडर जस्टिस मिलना चाहिए, और लेबर लॉज ऑफ वर्कप्लेस प्रोटेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है आर्टिकल 42 के अंदर। आर्टिकल 43 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर डीपीएसपी ये बोलता है कि लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, और इकोनॉमिक डिग्निटी और वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। आर्टिकल 46 क्या बोलता है? आर्टिकल 46 बोलता है कि एससीज के और वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। इसीलिए बहुत सारी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, हमारे यहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, और भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग एरियाज़ में। तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इसलिए हैं ताकि उनका एजुकेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, and also protect them from social injustice and exploitation. This forms the backbone of reservation policies and targeted welfare schemes. फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर क्लासिफाइड एज पार्ट 4A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आर्टिकल 51A इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक के रेलेवेंस में। इट एनकरेजेस सिटीजंस टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। तो ये हम लोगों को बताता है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं हम लोगों की, कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे के साथ रहें। Mandates renouncing practices of derogatory to dignity of women, strengthen social justice by promoting ethical civic behavior, complements right by emphasizing responsibility of citizen। ये आर्टिकल 51A के अंदर बोला गया है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जैसे एससीज एंड एसटीज के लिए। इनके लिए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स,
सो दैट इनके राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। फोकस क्या था इसका? टू एलिमिनेट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन। ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन बेस किया गया सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे, और इससे इंदिरा साहनी केस 1992 का बहुत फेमस था, जिसके थ्रू ओबीसीज का रिजर्वेशन आया और एक क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने का कॉन्सेप्ट आया। वुमेन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी ये आई कि सपोर्टेड बाय ए प्रोटेक्टिव प्रोविजंस, हमने जेंडर इश्यूज के अंदर समझाई है इस चीज को। मैटरनिटी रिलीफ देने की बात की गई, वर्क प्लेस सेफ्टी आया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ा। माइनॉरिटीज के लिए जो आर्टिकल 29 और 30 है वो अपने आप में प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। इट अलाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने अभी बात करी थी। एंश्योर्स प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी विद इन अ प्लूरल सोसाइटी। फिर रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस हैं कुछ इसके अंदर। ये किस लिए है? ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है उसे हटाया जा सके, उसको टारगेट किया जा सके, उसे करेक्ट किया जा सके। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी, मतलब इक्विटी ओवर मेयर इक्वालिटी। मतलब अगर सबको आप बराबर का अधिकार दे दोगे तो जो लोग नीचे हैं, जो लोग ऊपर हैं, तो नीचे वाले लोग नीचे ही रह जाएंगे, वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो उन्हें ऊपर लाने के लिए सब्सटेंसिव इक्वालिटी से मतलब उन्हें ऊपर लाने के लिए कुछ एडेड एडवांटेज दी गई, जैसे कि रिजर्वेशन। It ensures their representation in education, employment, and political institutions, and it further continues to evolve with debates on efficiency, merit, and inclusion. अब जो डिबेट वाले टॉपिक है उसको हम लोग डिबेट की टॉपिक तक ही छोड़ देते हैं, उससे ज्यादा हम लोग अपने एग्जाम के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारी सोसाइटी में सेक्शन में हमारे यहाँ वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले शेड्यूल कास्ट हैं, फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इनकी थ्योरी है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल समझाने का नहीं है। इसके अलावा और भी हैं, वो हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। वुमेन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी हैं। वुमेन क्यों है? क्योंकि उनके साथ जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन होता है। चिल्ड्रन क्यों है? क्योंकि जो पुअर हाउस होल्ड के बच्चे हैं वो कुछ इश्यूज जैसे मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर ऐसे इश्यूज फेस करना पड़ रहा है तो दैट मीन्स उनके साथ सोशल जस्टिस नहीं हो रहा। एल्डरली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्यों है? बिकॉज दे फेस वेरियस चैलेंजेस लाइक हेल्थ केयर एक्सेस, सोशल सिक्योरिटी या फिर इंक्लूजन इन द सोसाइटी। इसमें इंटरसेक्शनलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, जैसे हमने जेंडर में समझा था कि वल्नरेबिलिटी ओवरलैप, जहाँ पे इंडिविजुअल मल्टीपल डिसएडवांटेज ग्रुप से हो। फॉर एग्जांपल कोई वीमेन है, वो एससी एसटी कम्युनिटी से भी बिलोंग करती है, दे फेस मल्टीपल लेयर ऑफ डिसएडवांटेजेस। अब सोशल जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या क्या हैं? जैसे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा बैरियर है सोशल जस्टिस के लिए, जिसके अंदर जो बेसिक नीड्स है, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो नहीं मिल पाती। इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी, ये डिस्पैरिटीज क्रिएट करती हैं इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड अपॉर्चुनिटीज। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है सोशल जस्टिस में। डिस्पाइट लीगल अबॉलिशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कहीं ना कहीं चलता है, इन द फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, वायलेंस एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसकी वजह से सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है? तो जो डिस्पैरिटीज है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में, वो जेंडर इनइक्वालिटी बताता है, जिसको ऑलरेडी हमने जेंडर इश्यूज में डिस्कस करा है। इट लिमिट्स देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। रीजनल डिस्पैरिटीज है। रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है? अनइवन डेवलपमेंट है अक्रॉस द स्टेट्स, जिसकी वजह से स्टेट्स में डिफरेंस है इनकम का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का, और इसकी वजह से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू द रीजनल डिस्पैरिटीज। लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, जो मार्जिनल ग्रुप्स है कई बार उनको बेसिक सर्विसेज नहीं मिल पाती प्रॉपरली। लिमिटेड एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, हाउसिंग और सैनिटेशन का। इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास बेसिक सर्विसेज ही नहीं है या लिमिटेड एक्सेस है, इसकी वजह से साइकिल ऑफ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। सोशल एक्सक्लूजन एक और इशू है। सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी उन्हें उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से एक्सक्लूड करके रखते हैं। इससे उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है। अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन क्या है इसमें? अफर्मेटिव एक्शन होता है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो अफर्मेटिव एक्शन जो होता है वो पॉलिसी मेजर्स होते हैं। दीज आर द पॉलिसी मेजर्स जिनका एम होता है कि आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा टू हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ताकि उन्हें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल पाए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाएगा? कि जो इतना नीचे रह गया पहले उसे ऊपर भी लेकर आया जाएगा। तो ऊपर कैसे लाएंगे आप? उसके लिए आप कोई फाइनेंशियल एड देंगे, उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा।
और जो अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रेदर देन इक्वालिटी। मतलब जो अनइक्वल ग्रुप्स हैं, दे मे रिक्वायर अनइक्वल सपोर्ट टू अचीव इक्वल आउटकम। इंडिया में अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या करता है? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 46 है, जो कि बोलता है गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट को, टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड वीकर सेक्शंस। रिजर्वेशन जो है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन टूल है फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन कितना तरह के होते हैं? रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया जाता है, रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है, और इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिटिकल वे में लेजिस्लेचर या लोकल बॉडीज में दिया जाता है। अब इसके बाद एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट क्या है? ये विद इन ओबीसीज है कि ये लोग ऑलरेडी इकोनॉमिकली एडवांस सेक्शन में है। जब आप ऑलरेडी इकोनॉमिकली एडवांस है तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। इट एम्स टू एंश्योर दैट बेनिफिट रीच द ट्रूली डिसएडवांटेज सेक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्टोरिकल इनजस्टिस और सोशल एक्सक्लूजन को करेक्ट करा है, सोशल मोबिलिटी और इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करा है। चैलेंजेस हैं इसमें कि कई बार बोला जाता है कि रिजर्वेशन की जिनको जरूरत है उन्हें नहीं मिल पा रहा, और जिनको जरूरत नहीं है वो लोग बार बार बेनिफिट ले रहे हैं ओवर द जनरेशन। तो ये डिबेट है ओवर एफिशिएंसी एंड इक्विटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। जो बात मैंने बोली वो मेरी बोली हुई बात नहीं है, वो सोशल मीडिया का ऐसा नैरेटिव है जिसको मैंने यहाँ पर बताया, जो मैंने ऑब्जर्व करा ओवर द टाइम। इश्यूज ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स एंड पॉलिटिकल मिसयूज, ये चैलेंजेस हैं इसमें। अब इसमें इंस्टीट्यूशन है सोशल जस्टिस के कुछ, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी क्या करता है? ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और डिग्निटी, सॉरी, ये प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये इन्वेस्टिगेट करेगा वायलेशन एंड रिकमेंड करेगा करेक्टिव मेजर्स अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं। नेशनल कमीशन हैं एससीज की, एसटीज की, ओबीसीज की। ये इन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करेंगे, और जो भी इनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स या रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उसके इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगे। एनसीडब्ल्यू है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसको हमने पीछे जेंडर इश्यूज में भी डिस्कस करा है। दे एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स राइट, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। जुडिशरी, जुडिशरी इंश्योर करती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स रहें सही तरीके से, और उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। और उसके अलावा पीआईएल्स के थ्रू एक प्रोएक्टिव रोल भी होता है। पीआईएल्स क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जिससे सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। बट इसमें चैलेंजेस क्या है कि कमीशंस के पास लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर्स है, जुडिशियल प्रोसेसेस में डिले आ जाते हैं, और अमंग द इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए हो, पर्टिकुलरली पुअर या मार्जिनलाइज की, मतलब सब लोग मिलकर ग्रो करें। इट एंश्योर्स कि डेवलपमेंट जो है वो फ्यू तक नहीं बल्कि एक ब्रॉड बेस्ड और इक्विटेबल कॉन्सेप्ट रहे। इसमें सोशल जस्टिस के साथ क्या होता है? हम सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस जो होता है ये इंक्लूसिव ग्रोथ की फाउंडेशन कर रहा है। क्योंकि इंक्लूसिव में जब सब लोगों को मिलाना है तो सब लोग मिलेंगे कैसे? सब लोग मिलेंगे तब सोशल जस्टिस होगा, कि जो डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज लोग हैं उन्हें ऑप्शन मिल पाए इंक्लूसिव होने का, बाय एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। सोशल जस्टिस नहीं होगा तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ फर्दर इनइक्वालिटी को और सोशल एक्सक्लूजन को बढ़ाएगी। की एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है? की एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ में हमारे की एलिमेंट्स आते हैं, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, और जो वल्नरेबल मार्जिनलाइज ग्रुप्स है उन्हें इंक्लूड करना। इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूसेस सोशल टेंशन एंड इनइक्वालिटीज, और ह्यूमन कैपिटल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। बट चैलेंजेस क्या है कि जो ये सारी ग्रोथ के बाद भी इनइक्वालिटी अभी भी बसी हुई है अंदर, डीप रूटेड एरियाज में अभी भी इनइक्वालिटीज हैं। अनइवन रीजनल डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से माइग्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। फिर माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। एंड देन क्वालिटी सर्विसेज का एक्सेस लिमिटेड एरियाज में पूरे कंट्री में नहीं है अभी। सोशल जस्टिस में कुछ एमर्जिंग इश्यूज आ रहे हैं, नए नए तरह के इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। जैसे एक है इसमें डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, विद इन द सोसाइटी डिफरेंट सेक्शन के लोगों के पास सारी फैसिलिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से, मतलब डिजिटल एक्सेस सबके पास नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज की एक्सेस कम हो जाती है।
अर्बन रूरल इनइक्वालिटी, जब हमारे अर्बनाइजेशन बढ़ा, अर्बन सिटीज डेवलप हुई, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं पहुंच पाया, रूरल एरियाज में सर्विसेज उस तरह से नहीं पहुंच पाए। तो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से सिटीज के ऊपर तो प्रेशर बढ़ता चला गया, बट जो रूरल एरियाज थे वो अंडर डेवलप रह गए। माइग्रेशन और इनफॉर्मल लेबर, माइग्रेशन के इश्यूज तो है ही है। माइग्रेशन में इनफॉर्मल लेबर आ जाती है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं होती है, और जो माइग्रेशन वर्कर्स होते हैं उनके माइग्रेटिंग नेचर की वजह से वो वेलफेयर स्कीम से एक्सक्लूड हो जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि पोर्टेबिलिटी नहीं हो जाती है। हालांकि पोर्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजें लेकर आई है, बट जब तक वो इंप्लीमेंट होंगी, सब लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, दैट विल टेक सम टाइम। क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, ये वल्नरेबल कम्युनिटीज जैसे फार्मर या कोस्टल पॉपुलेशन हो गए, बाकी गरीब लोग हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। इसमें क्या है, इट रेजेस इश्यू ऑफ इक्विटी इन एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इंटरसेक्शनलिटी है कि मल्टीपल तरह के डिसएडवांटेजेस एक साथ आ रहे हैं, जैसे हमने इंटरसेक्शनलिटी पीछे भी पढ़ा और जेंडर इश्यूज में भी पढ़ा था कि कास्ट, जेंडर, क्लास, रीजन, मल्टीपल टाइप के इश्यूज कुछ इंडिविजुअल फेस करते हैं। तो ये हमारा सोशल जस्टिस के जो इवॉल्विंग इश्यूज है वो है। दिस कंप्लीट द स्टैटिक सिलेबस ऑफ सोशल जस्टिस एंड मॉड्यूल डी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी के लिए डेडिकेटेड चैनल है, ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए डेडिकेटेड ग्रुप है। यहाँ पे सारे डिस्कशंस, पीडीएफ्स अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।